Hello everyone, myself Ramvilas Singh and I am mechanical engineer and currently working as a lecturer in mechanical engineering department from Government Polytechnic College चित्तौड़गढ़। और आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट सीएनसी एंड ऑटोमेशन के अंदर टॉपिक इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन एंड ऑटोमेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ पर बात करेंगे कंपनीज की जो बोल्ट का निर्माण करती है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पर कंपनीज की प्रोफाइल देखते हैं किस प्रकार से कंपनी बोल्ट का निर्माण करती है। तो पहले जो प्रोफाइल है वो क्या है, वो ये है कि कंपनी 10 लाख डेली प्रोडक्शन करती है, ठीक है, बोल्ट का। और उसके स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं, सेम साइज एंड सेम शेप के यहाँ पर बोल्ट का निर्माण करती है। यानी कि एक कंपनी की प्रोफाइल क्या है उसकी कि वो 10 लाख डेली बोल्ट बनाती है सेम साइज और सेम शेप के। और जो दूसरा प्रोफाइल है वो क्या है कंपनी का, कि दूसरी कंपनी क्या करती है कि 10 लाख डेली तो प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन 10 करती है, 20 करती है, 50 करती है, 2 करती है, कस्टमर की जैसी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग ये प्रोड्यूस करती है। और एक और चीज़ क्या है कि अलग अलग साइज और अलग अलग शेप में, है ना, डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट शेप का ये जो है बोल्ट बनाती है। तो अगर हम देखें प्रोडक्शन सिस्टम के हिसाब से, तो जो फर्स्ट वन वाला जो एग्जाम्पल है ना, तो वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए मास प्रोडक्शन सिस्टम का एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पर सेम साइज सेम शेप है, यानी कि यहाँ पर वैरायटी बहुत ही कम है और क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम यहाँ पर बात करें जो सेकंड जो हमने देखा प्रोफाइल कंपनी का, उसमें क्या है, वैरायटी तो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि डिफरेंट साइज एंड शेप का यहाँ पर प्रोडक्शन किया जा रहा है और बहुत ही कम मात्रा में किया जा रहा है। तो ये एग्जाम्पल हो गया जॉब शॉप प्रोडक्शन सिस्टम का। ओके, तो हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है, मेन उद्देश्य ये होता है कि हम लागत को कम करें, समय को कम करें, ठीक है, क्वालिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और प्रोडक्शन को हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं यहाँ पर। तो उसके लिए मास प्रोडक्शन में ऑप्शन क्या होता है, मास प्रोडक्शन में एक ऑप्शन होता है एसपीएम, है ना, स्पेशल पर्पज मशीन। तो हम यहाँ पर स्पेशल पर्पज मशीन का यूज़ करके हम यहाँ पर जो अपने ऑब्जेक्टिव हैं, प्रोडक्शन बढ़ाना, क्वालिटी बढ़ाना, प्रॉफिट बढ़ाना, तो ये सारी जो है ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पर फुलफिल कर सकते हैं। क्लियर। सो एसपीएम का यूज करके हम यहाँ पर जो है इजी वे में प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो मास प्रोडक्शन के अंदर हम एसपीएम का यूज करते हैं, स्पेशल पर्पज मशीन का उपयोग करते हैं। अगर हम बात करें जॉब्स और प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर, तो यहाँ पर हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वैरायटी बहुत ही ज़्यादा है और वॉल्यूम काफ़ी कम है। तो यहाँ पर अगर आपको ऑटोमेशन अचीव करना है, अगर यहाँ पर आपको लागत कम करना है, प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं सीएनसी मशीन का। ठीक है, तो इसको ही हम आगे देखेंगे किस प्रकार से जो है हम सीएनसी मशीन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो सीएनसी मतलब कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल एंड एसपीएम का मीन हो गया यहाँ पर स्पेशल पर्पज मशीन। तो इस प्रकार से कंपनी की प्रोफाइल के आधार पर हम यहाँ पे देखा हमने कि कहाँ पर एसपीएम का यूज करेंगे और कहाँ पर सीएनसी मशीन का उपयोग करते हैं। जैसा कि 4 प्रोडक्शन सिस्टम होता था आपका, कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम, मास प्रोडक्शन सिस्टम, बेच प्रोडक्शन सिस्टम एंड जॉब शॉप प्रोडक्शन सिस्टम। तो जहाँ भी जॉब शॉप प्रोडक्शन सिस्टम है वहाँ पर सीएनसी मशीन का उपयोग किया जाता है ऑटोमेशन को प्राप्त करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर ऑटोमेशन हम देखने वाले हैं। देखिए ऑटोमेशन सिंपली क्या है कि जो काम हम मैन्युअली कर रहे हैं, मैन्युअली मतलब कि हम जो हाथ से कर रहे हैं काम, वो क्या हो जाए, ऑटोमेटिक हो जाए, यानी कि वो मशीन या इंस्ट्रूमेंट खुद ही करने लग जाए उस काम को, दैट इज द ऑटोमेशन। ओके, तो ये जो ऑटोमेशन है वो जो है एक ही दिन में नहीं आया, बल्कि ये जो है कई ईयर्स के अंदर, बहुत सारे ईयर्स के अंदर जो है डेवलपमेंट होते होते ऑटोमेशन जो है अस्तित्व में आया था। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इंडस्ट्री का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इंडस्ट्री का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 1784 के अंदर 1784 के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पर स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ था। स्टीम इंजन का यहाँ पर इसके आसपास आविष्कार हुआ। तो क्या हुआ कि अब इंजन आने से यहाँ पर मशीनों का उपयोग स्टार्ट हो गया, क्योंकि एक बार अगर इंजन आविष्कार में आ गया तो उससे क्या हुआ कि उससे जो है मशीनों का उपयोग होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया मैकेनाइजेशन का, मैकेनाइजेशन ड्यू टू स्टीम पावर। तो इसको हमने कहा इंडस्ट्री 1.0, दैट इज द फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ इन द इंडस्ट्री, जिसमें क्या हो गया कि मैकेनाइजेशन पॉसिबल हो पाया। मतलब कि अब कोई भी काम आप मशीन से कर सकते थे,
मैकेनाइजेशन का एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे कि मान लीजिए आपको अगर जो है अपने कपड़े धोने हैं ना, तो पहला ऑप्शन ये है कि आप अपने मैनुअली हाथ से धोएंगे, तो वो हो गया मैनुअल, है ना। और अगर आप मशीन से धो रहे हैं, वॉशिंग मशीन से, वो हो गया मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन मतलब कि आप किसी मशीन की सहायता से अगर वो काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मैकेनाइजेशन। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो पहला जो इवोल्यूशन हुआ वो हुआ इंडस्ट्री 1.0 में, यानी कि यहाँ पर मशीन का कॉन्सेप्ट आया, अब जो है मशीन का हम उपयोग कर पा रहे थे। सेकंड हम देखें 1870 के अंदर इंडस्ट्री 2.0। अब इंडस्ट्री 2.0 में क्या हुआ देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी उपयोग में आने लग गई और यहाँ पर असेंबली लाइन होने की वजह से मास प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाया। यानी कि यहाँ पे जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, मतलब कि एक जो है कंपनी अस्तित्व में आई, इंडस्ट्री जो है अस्तित्व में आई, कि वहाँ पर कई सारी मशीनों के उपयोग से आप जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन अब आप कर पा रहे थे। किस वजह से? मास प्रोडक्शन की वजह से, है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अस्तित्व में आई, असेंबली लाइन की वजह से जो है यहाँ पे मास प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाया, और यहाँ पर हमने कहा इसको इंडस्ट्री 2.0। ओके, नेक्स्ट इज इंडस्ट्री 3.0। ये कब आया? ये आया आपके पास 1969 में। ठीक है, 1969 में आया, और इसमें देखिए क्या हुआ, इंडस्ट्री 3.0 के अंदर ऑटोमेशन यहाँ पर अस्तित्व में आया, ऑटोमेशन जो एग्जिस्टेंस में आया, एंड कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज यहाँ पर होने लग गया। तो इसका मतलब यह है कि इंडस्ट्री 3.0 में कंप्यूटर का आविष्कार हो चुका था, कंप्यूटर जो है उपयोग में आने लग गया था इंडस्ट्री के अंदर। तो उससे क्या हुआ, उससे जो है ऑटोमेशन पॉसिबल हो पाया। यानी कि जहां भी ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन जो है पॉसिबल क्यों हो पाया? ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कंप्यूटर। तो इन दोनों की सहायता से ऑटोमेशन यहाँ पर पॉसिबल हो पाया। और अभी जो करंट जो सिनेरियो है, दैट इज द इंडस्ट्री 4.0। अभी जो सिनेरियो चल रहा है लेटेस्ट, दैट इज द इंडस्ट्री 4.0। इसके अंदर क्या हुआ देखिए, साइबर फिजिकल सिस्टम, इंटरनेट ऑफ थिंग एंड नेटवर्क। तो यहाँ पर कोई भी जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ पर हो सकती है, यानी कि आप जो है मोबाइल से मशीन को कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी कमांड है आप जो है मोबाइल से जो है कमांड भेज सकते हैं वायरलेस कनेक्टिविटी के थ्रू, है ना। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आया, जो है एग्जिस्टेंस में आया। तो अभी जो टुडे का जो सिनेरियो चल रहा है 2020 के अंदर, वो क्या चल रहा है? वाईफाई कनेक्टिविटी, जो है क्लाउड कनेक्टिविटी भी होता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इंडस्ट्री के अंदर जो है चार मेन जो है इवोल्यूशन है। इंडस्ट्री 1.0 मैकेनाइजेशन, इंडस्ट्री 2.0 इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री 3.0 ऑटोमेशन, और इंडस्ट्री 4.0 वायरलेस जो है कनेक्टिविटी का ये जो आया है। और अगर हम इसको देखें तो 1.0 क्या कहता है? मैकेनाइजेशन अस्तित्व में आया था, ठीक है, जिससे जो है मशीनें जो है अस्तित्व में आई थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन 2.0 का है, यहाँ पे जो मास प्रोडक्शन अब पॉसिबल हो पाया था। ऑटोमेशन 3.0 के अंदर क्या हुआ? 3.0 आने से यहाँ पर ऑटोमेशन पॉसिबल हो पाया। ऑटोमेशन किसकी वजह से होता है? कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की वजह से यहाँ पर पॉसिबल हो पाया। एंड लास्ट 4.0 जो अभी करंट सिनेरियो है, दैट इज द साइबर फिजिकल सिस्टम। यहाँ पर जो है वाईफाई कनेक्टिविटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है यहाँ पर होता है। सो व्हाट इज ऑटोमेशन? ऑटोमेशन का हिंदी में बोलते हैं हम स्वचालित, यानी कि जो अपने आप चले। क्लियर? तो ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक डिवाइस को हम ऐसे बोल सकते हैं कि वह डिवाइस जो क्या करे, अपने आप मूव करे, अपने आप जो है रन करे। ओके, सो दैट इज द ऑटोमेशन। अगर हम ऑटोमेशन को समझे, देखिए हम जो है 2 पॉइंट में ऑटोमेशन को जो आप यहाँ पे जो समझते हैं, अ प्रोसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन इन विच control and monitoring function previously performed by human are transferred to instrument and automatic devices। यहाँ पर किसी भी प्रोसेस के अंदर, किसी भी प्रोसेस में कंट्रोल और मॉनिटरिंग का जो काम कौन कर रहा था? ह्यूमन बीइंग कर रहा था, इंसान कर रहा था। लेकिन हमने क्या किया, इस काम को किसको दे दिया? हमने ये जो कंट्रोल मॉनिटरिंग का काम है वो हमने किसको दे दिया? इंस्ट्रूमेंट और ऑटोमेटिक डिवाइसेस को दे दिया। अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हमने ऑटोमेशन अचीव कर लिया है। यहाँ पर कंट्रोल और मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कर रही है, ठीक है। इट इज अ टेक्नोलॉजी कंसर्न विद एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम इन द ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन। और यहाँ पर कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल बेस्ड सिस्टम का एक कॉम्प्लेक्स जो है सिस्टम होता है,
जिससे हम ऑटोमेशन को अचीव यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ पर ऑटोमेशन के मेन गोल क्या है तो हम देखें तो सबसे पहला जो गोल है वो क्या है, लेबर की इफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। सेकंड इज यहाँ पर जो क्वालिटी, यहाँ पे जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करना, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करना जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन 3 गोल्स हैं हमारे यहाँ पर ऑटोमेशन के, पहला लेबर की एफिशिएंसी को बढ़ाना, दूसरा जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसकी क्वालिटी को बढ़ाना, और जो लास्ट क्या है, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करना जितने भी जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनका, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन सिस्टम। हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अलग अलग जो प्रोडक्शन सिस्टम होते हैं उनमें हम ऑटोमेशन कैसे अप्लाई करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए अगर हम ग्राफ देखें यहाँ पर ऑटोमेशन, तो यहाँ पर जो है वैरायटी एक्स जो है वाई एक्सिस पे यहाँ पर शो किया हुआ है, और यहाँ पर जो है वॉल्यूम जो है एक्स एक्सिस पे यहाँ पर शो किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख चुके हैं कि जब वैरायटी बढ़ती है और वॉल्यूम घटता है तो यहाँ पर कौन सा सिस्टम होता है, प्रोजेक्ट वाला होता है। उसके बाद होता है जॉब शॉप सिस्टम, और जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा बैच प्रोडक्शन सिस्टम, और जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम होता है और बहुत ही कम वैरायटी होती है तो वहाँ पे होता है कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम। इसका एग्जांपल क्या था, सीमेंट इंडस्ट्री एग्जांपल है कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम का। और जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की जो इंडस्ट्री है वो किसका एग्जांपल है, मास प्रोडक्शन सिस्टम का एग्जांपल है। बैच प्रोडक्शन सिस्टम का एग्जांपल क्या था, बुक्स, यानी कि यहाँ पर वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है बुक्स के अंदर, और प्रोडक्शन भी जो है मीडियम रेंज में होता है, उतना हाई लेवल का प्रोडक्शन नहीं होता, हाई क्वांटिटी का प्रोडक्शन नहीं होता है। जॉब शॉप में क्या होता है, यहाँ पर वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम होता है। और प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है, प्रोजेक्ट के अंदर जो बनने वाले जो ऑब्जेक्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होते हैं। तो ये अपने आप में जो है स्पेशल प्रोडक्शन सिस्टम है प्रोजेक्ट वाला। इसके अंदर हो सकता है कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो केवल एक जो है सिंगल टाइम ही बने। तो हम मेनली बात करते हैं इन 4 प्रोडक्शन सिस्टम की, जॉब, बैच, मास एंड कंटिन्यूस। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इन चारों सिस्टम के अंदर हम ऑटोमेशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर 3 टाइप के ऑटोमेशन है, क्लियर। तो यहाँ पर जब हम ऑटोमेशन देखते हैं तो ऑटोमेशन होते हैं 3 टाइप्स के। वो कौन कौन से हैं देखिए, ऑटोमेशन आर ऑफ 3 टाइप्स। सबसे पहले जो ऑटोमेशन आया था वो आया था फिक्स्ड ऑटोमेशन, यानी कि इसमें आपको ऑटोमेशन अप्लाई करना है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर तो आप क्या करेंगे, किसी भी प्रोसेस को और उसके सीक्वेंस को आप क्या करें, बिल्कुल फिक्स कर दें, और वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक होता रहेगा, वो बार बार ऑटोमेटिक होता रहेगा। तो ये कहाँ काम आ सकता है, जहाँ पर वैरायटी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हमने जो स्टार्टिंग में देखा था कि एक इंडस्ट्री है जो 10 लाख बोल्ट डेली प्रोड्यूस कर रही है, सेम साइज और सेम शेप के। तो इस केस में हम यहाँ पर फिक्स्ड ऑटोमेशन का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें क्या है, प्रोसेस भी बिल्कुल फिक्स है और उसकी सीक्वेंस भी बिल्कुल फिक्स है। उसमें आप क्या करें, ऑटोमेशन अप्लाई कर दीजिए। तो यानी कि यहाँ पर फिक्स्ड ऑटोमेशन यहाँ पर हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिक्स्ड ऑटोमेशन का एक जो है नुकसान क्या है कि यहाँ पे जो है बिल्कुल भी वैरायटी ये अडेप्ट नहीं कर पाता है। एक जो है फिक्स्ड प्रोसेस है उसको ये ऑटोमेटिक कर देता है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि जब हम स्पेशल पर्पज मशीन का उपयोग करते हैं ऑटोमेटिक डिवाइसेस के साथ तो यहाँ पर फिक्स्ड ऑटोमेशन हम प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट इसका जो एडवांस वर्जन है वो क्या है, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, यानी कि वह ऑटोमेशन जो प्रोग्राम के थ्रू कंट्रोल होती है, जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, मतलब हम चेंज कर सकते हैं। वह ऑटोमेशन जो हमारे हाथ में और हम उसको जो है चेंज कर सकते हैं, जब चाहें तब और जैसे चाहें वैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसका मेन बेनिफिट क्या है, एबिलिटी टू चेंज, यानी कि आप उसको जो है तुरंत चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नुकसान ये है कि यहाँ पर प्रोडक्शन कम होता है। तो यहाँ पर फिक्स्ड में क्या है, फिक्स्ड ऑटोमेशन में अगर आप ये ऑटोमेशन अप्लाई करते हैं तो क्वांटिटी तो काफ़ी हाई रहेगी लेकिन वैरायटी बहुत ही कम होती है। लेकिन अगर हम प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन की बात करें तो यहाँ पर वैरायटी काफ़ी ज़्यादा होती है लेकिन प्रोडक्शन काफ़ी कम होता है। तो इनका एक जो है मिक्स सॉल्यूशन आया, फुल्ली फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों के ही जो है प्रॉपर्टीज यहाँ पर इन्वॉल्व रहती है, फिक्स्ड ऑटोमेशन का भी और प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का ही। तो इसका जो है मेनली उपयोग किया जाता है फुल्ली फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन का, ओके। इसको अगर हम ग्राफ से देखें, जैसा कि हमने यहाँ पर प्रोडक्शन सिस्टम देखा था ग्राफ के थ्रू, कि जब वैरायटी इस प्रकार से है और वॉल्यूम इस प्रकार से है
तो किस प्रकार से हम जो है इसको पोजीशन कर सकते हैं प्रोडक्शन सिस्टम को। कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम कहाँ आता है, जहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हो और वैरायटी काफ़ी कम हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है वैरायटी तो काफ़ी कम है कंटिन्यूस के लिए, लेकिन वॉल्यूम काफ़ी हाई है। ठीक है, वॉल्यूम काफ़ी यहाँ पर हाई है। तो इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखें ऑटोमेशन के लिए, तो यहाँ पर अगर हम वैरायटी को शो करें वाई एक्सिस पे और हम जो है एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी को शो करें, वॉल्यूम को शो करें, तो जहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर हमें फिक्स्ड ऑटोमेशन के थ्रू हम ऑटोमेशन प्राप्त करते हैं, वहाँ पर फिक्स्ड ऑटोमेशन ही अप्लाई होगा। ठीक है, फिक्स्ड ऑटोमेशन ही अप्लाई होगा यहाँ पर फिक्स्ड ऑटोमेशन अप्लाई क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बनती है, एक ही प्रकार की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बनती है। तो यहाँ पर आप फिक्स्ड ऑटोमेशन अप्लाई करेंगे, यानी कि एक जो है आप हाई इन्वेस्टमेंट करेंगे, इनिशियल आप जो है हाई इनिशियल जो है इन्वेस्टमेंट कर देंगे और वो जो है उससे जो है प्रोडक्शन करते जाएंगे, और उसमें कुछ चेंज तो आपको करना ही नहीं है। लेकिन अगर आप यही अप्लाई कर देंगे, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वैरायटी चेंज हो रही है, मतलब आपको प्रोसेस चेंज करने पड़ेंगे, सीक्वेंस चेंज करनी पड़ेगी, तो आप यहाँ पर उतना हाई इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते, एक जो है सिंगल मशीन के लिए आप इतना हाई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन यहाँ पर काम आती है, जहाँ पर क्या हो, वैरायटी काफ़ी ज़्यादा हो और वॉल्यूम काफ़ी कम हो, तो यहाँ पर काम आता है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। ओके, और इन दोनों का जो मिक्सचर है दैट इज द फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, यानी कि जहाँ पर वैरायटी भी ज़्यादा नहीं हो और जहाँ पर मास और जहाँ पे वॉल्यूम भी ज़्यादा नहीं हो, तो इस केस में फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन का उपयोग किया जाता है। तो आप इस डायग्राम को आप जो है इससे रिलेट कर सकते हैं, प्रोडक्शन सिस्टम का जो ये डायग्राम है, ग्राफ जो है, उसको आप इससे रिलेट कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हम कौन से सिस्टम में कौन सा ऑटोमेशन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और हम देख लेते हैं ऑटोमेशन की कैटेगरी, देख लेते हैं किसके क्या जो है फ़ायदे हैं, किसके क्या नुकसान है। तो अगर हम देखें फिक्स्ड ऑटोमेशन के अंदर, तो फिक्स्ड ऑटोमेशन इज बेस्ट सुटेड फॉर हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन लाइन विदाउट कंसिस्टेंट प्रोडक्शन डिजाइन, विथ कंसिस्टेंट प्रोडक्शन डिजाइन, यानी कि यहाँ पर हाई वॉल्यूम के लिए हम जो है फिक्स्ड ऑटोमेशन को जो अडेप्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं, और यहाँ पर डिजाइन एक ही डिजाइन के लिए करते हैं, यानी कि यहाँ पर वैरायटी अगेन नहीं होती है। तो इसके फायदे क्या है, देखिए फायदा ये है यहाँ पर प्रोडक्शन तो काफ़ी हाई होता है और यूनिट कॉस्ट क्या होती है, कम हो जाती है। ऑब्वियसली जहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, लागत कम होगी, समय कम होगा, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी, कम आएगी। और इसके नुकसान क्या है देखिए, और इसका जो ड्रॉबैक क्या है कि ये एक्सपेंसिव होता है काफ़ी। ठीक है, ये एक्सपेंसिव होता है और इसमें आप जो है हल्का सा भी जो है चेंज आप नहीं कर सकते हैं, हल्के से भी अगर डिज़ाइन चेंज होती है तो आप इस प्रोडक्ट को इस ऑटोमेशन से नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपने केवल एक मशीन डिजाइन की है, स्पेशल पर्पज मशीन, वो एक ही प्रकार के प्रोडक्ट जो है बहुत अधिक मात्रा में प्रोड्यूस करती रहती है। अगर हम बात करें प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन की, तो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में क्या है देखिए, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन इज बेस्ट सुटेड फॉर वैरायटी ऑफ एक्शन सीक्वेंस दैट अकर इन बैचेज, यानी कि बेच प्रोडक्शन सिस्टम और जॉब शॉप प्रोडक्शन सिस्टम के लिए जो है बेस्ट सुटेड है प्रोग्रामेबल, जहां पर वैरायटी तो काफ़ी ज़्यादा होती है और वॉल्यूम काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वैरायटी ज़्यादा होती है, इसका मतलब क्या है कि एक आपने जो है प्रोडक्ट बनाया, तो हो सकता है अगले प्रोडक्ट में थोड़ी सी डिज़ाइन चेंज हो जाए, तो आप जो है बिल्कुल जो है फास्ट तरीके से आप जो है उसमें जो है मॉडिफाई कर सकते हैं जो भी आपका जो सेटअप है उसमें, और इस प्रकार से हम जो है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन को अप्लाई कर देते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है देखिए, इसका फ़ायदा ये है कि ये जो है रीप्रोग्रामेबल है, जैसे ही डिज़ाइन चेंज हुई आप क्या करेंगे, ऑटोमेशन किससे कंट्रोल हो रहा है, प्रोग्राम से, तो आप क्या करेंगे, उस प्रोग्राम को चेंज कर देंगे, तो ऑब्वियसली जो ऑटोमेशन थोड़ा सा चेंज हो गया और अब वो प्रोडक्ट आप जो है बना सकते हैं, नया प्रोडक्ट जो डिज़ाइन जो दूसरी डिज़ाइन का था। और लेकिन इसमें नुकसान क्या होता है कि इसमें आउटपुट काफ़ी कम मिलता है और रीप्रोग्रामिंग में भी यहाँ पर थोड़ा समय लगता है, तो ये थोड़ा सा जो है इसका ड्रॉबैक है। अब बात करेंगे फ्लेक्सिबल की, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन यानी कि इन दोनों की प्रॉपर्टी जिसमें होती है, फिक्स्ड ऑटोमेशन और प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, दोनों की ही जो गुड प्रॉपर्टीज हैं वो इसके अंदर पाई जाती है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन का आप ये कह सकते हैं कि ये जो है एक्सटेंशन होता है किसका, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का, ये हल्का सा एक्सटेंशन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, बेस्ट सुटेड फॉर वेरियस प्रोग्राम सीक्वेंस दैट कांट बी एग्जीक्यूटेड इन बैचेस। तो इसका मेन फायदा क्या होता है कि ये वहाँ यूज में आता है जहाँ पर
वॉल्यूम भी मीडियम होता है और वैरायटी भी यहाँ पर मीडियम होती है। इसका जो है मेन बेनिफिट क्या है कि यहाँ पर आप जो है आसानी से आप जो है डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं बिना किसी जो है टाइम के, है ना, बिना सिग्निफिकेंट टाइम वेस्ट किए आप जो है डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है सफिशिएंट जो है प्रोडक्शन भी होता है, लो प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं होता है। और इसका नुकसान क्या होता है कि अगेन यहाँ पर जो है इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, यानी कि यहाँ पर एक्सपेंसिव इनिशियल कॉस्ट यहाँ पर आती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 3 प्रकार के यहाँ पर ऑटोमेशन है और हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्शन सिस्टम्स के अंदर। ओके, अगर हम देख लेते हैं एक थोड़ा ऑटोमेशन इन प्रोडक्शन सिस्टम। तो जैसे प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। हाई इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, हाई इन्वेस्टमेंट इन जनरल पर्पज मशीन। यहाँ पर देखिए प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में जनरल पर्पज मशीन ही काम आती है और यहाँ पर स्पेशल पर्पज मशीन काम आती है फिक्स्ड ऑटोमेशन में। इनको एक ही प्रकार का काम करना होता है, लेकिन प्रोग्रामेबल में अलग अलग प्रकार का काम करना होता है, अलग अलग वैरायटी प्रोडक्ट की होने की वजह से। ठीक है, यहाँ पर लोअर प्रोडक्शन रेट देन फिक्स्ड ऑटोमेशन। यहाँ पर क्या होता है, लोअर प्रोडक्शन है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है यहाँ पर, यानी कि जैसे ही डिजाइन चेंज हुई प्रोडक्ट की तो ये जो है आसानी से जो है चेंज करके हम जो उस प्रोडक्ट को, नए प्रोडक्ट को हम बना लेंगे। हाई सुटेबल फॉर बैच प्रोडक्शन एंड मेनली फॉर जॉब शॉप प्रोडक्शन। तो ये कुछ बिंदु थे प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट हम देखें फिक्स्ड ऑटोमेशन से, तो यहाँ पर क्या है देखिए, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना होता है और हाई प्रोडक्शन रेट होता है। यहाँ पर ऑब्वियसली प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम का होता है और यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, यानी कि इक्विपमेंट बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, उसको केवल एक ही काम आता है, यानी कोई एक ही प्रकार के प्रोडक्ट बनाएगा, जैसे हल्की सी भी डिज़ाइन चेंज होगी तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये होता है फिक्स्ड ऑटोमेशन। और फ्लेक्सिबल के अंदर क्या होता है, हाई इन्वेस्टमेंट तो करना ही होता है और कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल मिक्सचर। तो यहाँ पर जो है वैरायटी भी आपको अच्छी मिल जाती है और ये जो है प्रोडक्शन रेट यहाँ पर मीडियम होता है और ये फ्लेक्सिबल भी होता है प्रोडक्शन डिजाइन वेरिएशन के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑटोमेशन प्राप्त कैसे करते हैं। अलग अलग प्रोडक्शन सिस्टम की बात करें तो हम देखते हैं यहाँ पर कैटेगरी फर्स्ट कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम। इसका एग्जाम्पल क्या था, इसका एग्जाम्पल था सीमेंट इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरी, स्टील इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री। किसके एग्जाम्पल है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम के एग्जाम्पल है, जिसके अंदर वैरायटी तो लगभग नहीं होती है और यहाँ पर प्रोडक्शन क्या होता है, बहुत ही हाई क्वांटिटी में होता है यहाँ पर। तो ऑटोमेशन कैसे अचीव करेंगे, देखिए यहाँ पर फ्लो प्रोसेस होता है बिगिनिंग से लेकर के एंड तक, यानी कि एक बार जो है रॉ मटेरियल एंटर होगा और वो प्लांट के अंदर जो है लास्ट में ही अब जो है वो मशीन से बाहर आएगा। तो बिल्कुल जो है फ्लो प्रोसेस की तरह आगे बढ़ता है ये पूरे प्लांट के अंदर। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेंसर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं ताकि वो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर उसको ये मेजर कर सके। और यहाँ पर जो है फुली कंप्यूटर ऑटोमेटेड प्लांट अगर हम लगा दें तो हम यहाँ पर ऑटोमेशन प्राप्त कर सकते हैं कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर। अगर हम बात करें मास प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर, मास प्रोडक्शन सिस्टम वह है जिसके अंदर वैरायटी थोड़ी बहुत आ जाती है और जो वॉल्यूम है वो अभी भी हाई प्रोडक्शन होता है यहाँ पर। तो देखिए पहला यहाँ पर है ऑटोमेटेड ट्रांसफर मशीन, यानी यहाँ पे जो है कन्वेयर सिस्टम आ जाता है ऑटोमेटिक, जो प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑटोमेटिक ले जाता है। यहाँ पर पार्शली या फुली ऑटोमेटिक असेंबली लाइन का उपयोग हम जो है यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे जो है रोबोट्स आ जाते हैं, इंडस्ट्रियल रोबोट्स, जैसे स्प्रे पेंटिंग करना है, स्प्रे के थ्रू पेंटिंग करना है तो ये काम कौन करेगा, अब रोबोट करेगा ऑटोमेशन के अंदर। ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम यहाँ पर आ जाएगा और कंप्यूटर प्रोडक्शन मॉनिटरिंग आ जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसका हम उपयोग करके मास प्रोडक्शन में ऑटोमेशन को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैच प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन में हम कैसे ऑटोमेशन प्राप्त करते हैं, पहला है एडेप्टिव कंट्रोल जो मॉनिटरिंग से। नेक्स्ट है रोबोट से, यानी कि वेल्डिंग, पार्ट हैंडलिंग, कुछ ऑपरेशन है उसके लिए आप रोबोट का यूज कर सकते हैं। और दूसरा है लास्ट है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का उपयोग करके हम बैच प्रोडक्शन में ऑटोमेशन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम लास्ट बात करें जॉब्स और प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर, तो यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन है, वो क्या है, सीएनसी मशीन का उपयोग करना। तो यानी कि जॉब्स और प्रोडक्शन सिस्टम में आप सीएनसी मशीन के उपयोग के द्वारा ही आप ऑटोमेशन अचीव कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर सीएनसी मशीन का मुख्यतः उपयोग किस में होता है, जॉब शॉप प्रोडक्शन सिस्टम में मुख्यतः उपयोग किया जाता है। ओके, अब हम समझ लेते हैं कि ऑटोमेशन क्या चीज़ है। अगेन समझ लेते हैं, किसी भी उत्पादन इकाई, यानी कोई भी जो प्रोडक्शन यूनिट है, कोई भी जो उत्पादन इकाई है, तो उसके उद्देश्य क्या होते हैं, उसके उद्देश्य ये होते हैं
5 जो है पैरामीटर यहाँ पर अगर हम अगर हम मेनली देखें तो पहला है क्वालिटी, प्रोडक्शन, इफिशिएंसी, कॉस्टिंग एंड वेस्टेज। तो कोई भी उत्पादन इकाई का उद्देश्य क्या होगा कि वो क्वालिटी को हाई रखे, प्रोडक्शन हाई रखे और इफिशिएंसी हाई रखे, और कॉस्ट क्या रखे, कम से कम रखे, और वेस्टेज भी कम से कम हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो है कैसे पॉसिबल हो सकती है सारी चीजें? तो पॉसिबल बिल्कुल हो सकती है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ऑटोमेशन प्राप्त करना होगा अपने इंडस्ट्री के अंदर। तो ऑटोमेशन हम कैसे प्राप्त करेंगे? जो काम मॉनिटरिंग और कंट्रोल का काम जो पहले ह्यूमन बीइंग कर रहे थे, इंसान कर रहे थे, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल पहले कौन कर रहा था? पहले कोई पर्सन कर रहा था, क्लियर। लेकिन अब वो काम कौन करेगा? एक डिवाइस करेगी, एक मशीन करेगी, है ना। कोई जो है कंप्यूटराइज डिवाइस करेगी ये काम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का। तो इसका मतलब हमें इंस्ट्रूमेंट को अडॉप्ट करना है और यहाँ पर ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट को कम से कम रखना है। तो क्या होगा, इसको हम बोलते हैं ऑटोमेशन, क्लियर। और हम देखें इसको जो है शॉर्ट में देख लेते हैं कि कौन से प्रोडक्शन इकाई में हमने जो है कैसे ऑटोमेशन प्राप्त किया था, ठीक है। तो हम देखें जैसे कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम में फुली ऑटोमेटेड प्लांट आप कर दीजिए सेंसर के साथ, तो यहाँ पर ऑटोमेशन अचीव हो जाएगा। मास प्रोडक्शन में आप जो है ऑटोमेटिक असेंबली लाइन यूज कर लीजिए और इंडस्ट्रियल रोबोट का यूज कर लीजिए और एक्स्ट्रा जो है उनको यूज कर लीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम ऑटोमेशन अचीव करते हैं। बैच प्रोडक्शन में रोबोट्स और सिम्स टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और यहाँ पर भी जो है सीएनसी मशीन का उपयोग कर सकते हैं। और जॉब शॉप प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर सीएनसी मशीन का उपयोग करके हम यहाँ पर ऑटोमेशन अचीव करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि ऑटोमेशन क्या होता है और ऑटोमेशन हम कैसे अचीव करते हैं अलग अलग प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर। अब देखिए हम बात कर लेते हैं कि अगर जनरल पर्पस मशीन से प्रोडक्शन करना हो तो किस प्रकार से करते हैं। और इसमें एक जो है एक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि हमें सीएनसी मशीन की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम यहाँ पर अब देखने वाले हैं कि हमें जॉब शॉप प्रोडक्शन में, यानी कि जिसमें हाई वैरायटी प्रोडक्शन होता है और लो वॉल्यूम प्रोडक्शन होता है, हाई वैरायटी एंड लो वॉल्यूम, तो इस केस में हमें सीएनसी मशीन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें मास प्रोडक्शन सिस्टम की, तो यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ आइटम क्या होता है, बहुत ही हाई होता है और यहाँ पर वैरायटी काफ़ी कम होती है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर स्पेशल पर्पज मशीन का उपयोग यहाँ पर करते हैं। ओके, हम यहाँ पर यूज करते हैं स्पेशल पर्पज मशीन को, SPM जिसको बोलते हैं हम स्पेशल पर्पज मशीन। ओके, और ऑटोमेटिक मशीन और ट्रांसफर लाइन का यूज करके हम यहाँ पर जो है हाई प्रोडक्टिविटी और हाई बेनिफिट यहाँ पर जो है गेन कर सकते हैं मास प्रोडक्शन यूनिट के अंदर। ओके, लेकिन जब हम प्रोडक्शन करते हैं जॉब शॉप एंड बैच प्रोडक्शन यूनिट के अंदर, तो क्या हम यहाँ पर स्पेशल पर्पज मशीन का उपयोग कर सकते हैं जॉब शॉप के अंदर? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर वैरायटी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्लियर। तो यहाँ पर आपको स्पेशल पर्पज मशीन डिजाइन नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आपको जनरल पर्पज मशीन से ही काम चलाना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको कि जहाँ पर वैरायटी बार बार चेंज हो रही है तो वहाँ पर आप स्पेशल पर्पज मशीन बना ही नहीं सकते, स्पेशल पर्पज मशीन यूज कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल पर्पज मशीन के साथ ही हमें यहाँ पर डील करना है विद द जनरल पर्पज मशीन। ओके, विद द जनरल पर्पज मशीन आर बीइंग यूज्ड फॉर लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एंड डिसकंटिन्यूअस डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि यहाँ पर डिमांड भी डिसकंटिन्यूअस है, उतना हाई वॉल्यूम का डिमांड नहीं है, और यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर वैरायटी भी होती है। चलिए ठीक है, हम जो है प्रोडक्शन देखते हैं कि जॉब शॉप में प्रोडक्शन कैसे करेंगे। अब आपके पास क्या है, जनरल पर्पज मशीन है, जो है जॉब शॉप प्रोडक्शन यूनिट के अंदर आपके पास है जनरल पर्पज मशीन। आपको इससे ही काम करना है, आपको इसी मशीन से प्रोडक्शन करना है। तो आप कैसे करते हैं, जनरली कैसे करते हैं? तो यहाँ पर हमें स्किल्ड ऑपरेटर की आवश्यकता होगी। देखिए, अगर आपके पास नॉर्मल मशीन है, जनरल पर्पज मशीन है, और आपको हाई क्वालिटी का प्रोडक्शन चाहिए, तो आपको स्किल्ड ऑपरेटर की आवश्यकता होगी। यानी कि यहाँ पर ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट होगा, बिल्कुल होगा। तो स्किल्ड ऑपरेटर इज नीडेड टू मेक वेरियस इनपुट टू मशीन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लाइक रीडिंग, ड्राइंग एंड चेकिंग इंफॉर्मेशन
अल्टीमेटली देयर इज इंक्रीज्ड प्रोडक्शन टाइम एंड सम लेस प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर अपने पास जनरल पर्पज मशीन है और यहाँ पर एक स्किल्ड ऑपरेटर की आवश्यकता पड़ रही है प्रोडक्शन के लिए। ओके, तो यहाँ पर ऑपरेटर क्या करता है कि मशीन के अंदर जितने भी इनपुट होते हैं वो इनपुट देता है और कुछ इन्फॉर्मेशन जो है प्रोसेसिंग करता है, जैसे जो है ड्राइंग को पढ़ना, कुछ इन्फॉर्मेशन चेक करना। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो प्रोडक्शन टाइम है वो बढ़ जाता है। ओके, और यहाँ पर प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ओके, सो देखिए यहाँ पर अब क्या है कि यहाँ पर ह्यूमन बीइंग है, यानी कि ये जो ऑपरेशन है वो क्या हो गए, ऑपरेटर डिपेंडेंट हो गए। अब जितने भी ऑपरेशन होंगे वो क्या होंगे, ऑपरेटर डिपेंडेंट होंगे, यानी कि ह्यूमन बीइंग यहाँ पर इन्वॉल्व हो चुका है। तो क्या होगा, एरर होने के चांसेस बिल्कुल हैं। तो यहाँ पर मिस्टेक बाय ऑपरेटर ड्यू टू इनअटेंशन हो सकता है, इनअटेंशन की वजह से एरर आ सकती है, या फिर जो है टायर्डनेस की वजह से। तो टायर्डनेस रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव कंपोनेंट। तो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है यहाँ पर प्रोडक्शन में, और ह्यूमन बीइंग है तो ऑब्वियसली इनअटेंशन या टायर्डनेस की वजह से यहाँ पर डिफेक्टिव प्रोडक्शन हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है आपके पास ऑपरेटर डिपेंडेंट का, जहाँ पर क्या हो रहा है, ऑपरेटर से मिस्टेक हो रही है, तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो इसको दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर हमने क्या किया, हमने जो है सबसे पहले हमने यूज किया बाय यूजिंग कॉपिंग मशीन। यानी कि एक जो है कॉपी करने वाली मशीन होगी, उसमें क्या होगा, एक हम जो है मॉडल बना लेंगे, टेम्पलेट बना लेंगे, ठीक है, और उसको हम क्या करेंगे, उसकी सहायता से अन्य जो है वैसे ही प्रोडक्ट हम बनाते रहेंगे। क्लियर? सो अ मॉडल और टेम्पलेट इज फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड एंड यूज्ड विद कॉपिंग मशीन। तो यहाँ पर एक नुकसान क्या है कि ये जो है आप स्मॉल बेस प्रोडक्शन के लिए आप उपयोग में नहीं ले सकते। ठीक है, अगर आपको कम क्वांटिटी बनानी है तो उसको आप उपयोग में नहीं ले सकते, अगर ज़्यादा क्वांटिटी बनानी है तो ही आप इसको उपयोग में ले सकते हैं। और यहाँ पे जो पहला आप जो मॉडल बना रहे हैं, पहला जो आप मास्टरपीस बना रहे हैं, वो भी आप क्या बना रहे हैं, बिना ऑटोमेशन के बना रहे हैं, तो उसमें भी एरर होने के चांसेस रहते हैं। तो ये भी जो है काफ़ी सक्सेसफुल नहीं हुआ। ओके, और फिर आया बाय यूजिंग ऑटोमेटिक लेथ मशीन। ऑटोमेटिक लेथ मशीन की सहायता से हमने जो है इसको करना चाहा। तो यहाँ पर क्या होता है कि डायमेंशन की जो रिक्वायर्ड पार्ट की जो रिक्वायर्ड डायमेंशन, उसको कैसे अचीव किया जाता है, उसको हम अचीव करते हैं माइक्रो स्विचेज और स्टॉपर की सहायता से। यानी कि स्विचेज और स्टॉपर लगे होते हैं इस ऑटोमेटिक लेथ मशीन के अंदर। स्विचेज और स्टॉपर क्या है, यानी कि टूल को कहाँ से कहाँ तक मूव कराना है, उसका जो है बिल्कुल एक्यूरेट कंट्रोलिंग। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें मशीन जो है काफ़ी समय ले रहा था प्रोडक्शन के अंदर, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई स्किल्ड ऑपरेटर की आवश्यकता पड़ रही थी और एक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर की यहाँ पर आवश्यकता पड़ रही थी। क्यों पड़ रही थी? ताकि ये स्विच और स्टॉपर को बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से सेट कर सके। ठीक है, फॉर एडेप्टिंग मशीन टू प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जैसे ही नया प्रोडक्ट आता तो उस नए प्रोडक्ट के अनुसार क्या करना पड़ता था, स्विचेज और स्टॉपर को सेट करना पड़ता था। तो इसको सेटअप के लिए हाई स्किल्ड ऑपरेटर की यहाँ पर आवश्यकता होती थी। तो यहाँ पर भी जो है ये भी जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर हमने यूज किया एनसी मशीन। फिर हमने यूज किया यहाँ पर एनसी मशीन। दिस प्रॉब्लम ऑफ ऑटोमेशन ऑफ मीडियम एंड स्मॉल वॉल्यूम प्रोडक्शन हैव बीन ओवरकम बाय न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड मशीन टूल where the machine operation and process are controlled with the help of instruction given to machine tool in a coded form। तो इन सबका सॉल्यूशन क्या निकाला गया, एनसी मशीन के थ्रू निकाला गया। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मशीन के ऊपर कंट्रोल कैसे होता है, मशीन के ऊपर कंट्रोल होता है आपका इंस्ट्रक्शन के थ्रू, और वो कैसे हम देते हैं, कोडेड फॉर्म में। हम क्या करते हैं, कोड के रूप में हम जो है इंस्ट्रक्शन देते हैं मशीन को, और मशीन जो है कंट्रोल हो जाती है उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, उस जो है कोड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं। और ये आपके पास एनसी मशीन होती है, सिंपल स्केच ऑफ डायग्राम ऑफ एनसी मशीन। देखिए हम क्या करते हैं कि कोड के रूप में हम क्या करते हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शन है हम यहाँ पर लिख देते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी काम करने हैं मशीन को, उसको हम कोड के रूप में लिख देते हैं और उसको हम इंसर्ट कराते हैं एमसीयू के अंदर, मशीन कंट्रोल यूनिट के अंदर हम इंसर्ट करा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रोग्राम बनाया और इसको हमने एमसीयू के अंदर फीड कर दिया। अब क्या होगा, ये जो आपके पास एमसीयू है, मशीन कंट्रोल यूनिट है, ये क्या है एक्चुअल में
कंट्रोल करने वाली डिवाइस है जो इस मशीन को कंट्रोल करती है। यह एक डिवाइस है जो इस मशीन को कंट्रोल करती है, ठीक है। और इसका और नाम क्या है एमसीयू का? एनसी कंट्रोलर, न्यूमेरिकल कंट्रोल, है ना, यानी कि ये नंबर के थ्रू कंट्रोल करती है। ओके, तो ये जो है सिंपल इसके देख लीजिए आप। प्रोग्राम किसको देते हैं हम? एमसीयू को देते हैं, जिसका सेकंड नेम क्या है? एनसी कंट्रोलर। और ये क्या करता है? इस मशीन को कंट्रोल ऐसे करता है। ओके, सो एनसी सिस्टम देख लेते हैं, यानी कि अब कॉन्सेप्ट आया यहाँ पर सीएनसी मशीन का। यानी कि हमें क्या करना, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि मशीन को कंट्रोल जो ह्यूमन बीइंग कर रहा था, अब वो ह्यूमन बीइंग ना करे, इंसान ना करे, कोई डिवाइस करे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है डिवाइस मशीन को कंट्रोल करने जा रही है, ठीक है। अ सिस्टम इन विच एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय डायरेक्ट इंसर्शन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा एट सम पॉइंट, द सिस्टम मस्ट ऑटोमेटिकली इंटरप्रेट एट लीस्ट सम पोर्शन ऑफ दिस डाटा। तो EIA एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ USA, उसने डेफिनेशन दी एनसी सिस्टम की कि ये वह सिस्टम है जिसमें जितने भी एक्शन है मशीन के, एक्शन का मतलब क्या है? स्पिंडल ऑन होना, टूल के थ्रू कटिंग करना, कूलेंट ऑन होना, तो जितने भी एक्शन है उसको कौन कंट्रोल करे? उसको कंट्रोल किया जाए डायरेक्ट इंसर्ट करके। किसको इंसर्ट करके? न्यूमेरिकल डाटा को इंसर्ट करके कंट्रोल किया जाए जितने भी एक्शन मशीन के हैं। अगर ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं हम एनसी सिस्टम। और जो भी हम न्यूमेरिकल डाटा एंटर करते हैं वो क्या हो? मशीन ऑटोमेटिक उसको, सिस्टम ऑटोमेटिक क्या कर ले? उसको समझ ले, इंटरप्रेट कर ले, मतलब कि समझ ले। ओके, सो न्यूमेरिकल कंट्रोल, एनसी सिस्टम मतलब कि न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम। तो एनसी सिस्टम क्या है? एनसी इज डिफाइंड एज प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि एनसी सिस्टम में क्या होता है? यह एक एग्जांपल है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का, जिसके अंदर जो भी प्रोसेस है वो कैसे कंट्रोल किया जाता है? नंबर, लेटर या सिंबल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एनसी सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें मशीन को हम कैसे कंट्रोल करते हैं? नंबर, लेटर और कुछ सिंबल्स के द्वारा हम कंट्रोल करते हैं। यानी कि लेटर, नंबर और सिंबल के साथ साथ हम एक जो है प्रोग्राम बनाते हैं, और उस प्रोग्राम से, यानी कि उस जो है कोडेड प्रोग्राम से हम मशीन को कंट्रोल करते हैं। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एनसी इज नॉट अ मशीनिंग मेथड, इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन कंट्रोल। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एनसी न्यूमेरिकल कंट्रोल क्या है? कोई मशीनिंग प्रक्रिया नहीं है, ये केवल मशीन को कंट्रोल करने का एक कॉन्सेप्ट है। यानी कि अब हम मशीन को कैसे कंट्रोल करेंगे? न्यूमेरिकल डाटा के थ्रू हम यहाँ पर कंट्रोल करने वाले हैं। यानी कि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है, नंबर, लेटर और सिंबल, उनके साथ साथ हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, उस प्रोग्राम से मशीन को कंट्रोल यहाँ पर कर लेंगे। ओके, तो यहाँ जो लेटर, नंबर और सिंबल होते हैं वो क्या करते हैं? अल्फा न्यूमेरिक जो कोड होते हैं वो क्या करते हैं? मशीन स्लाइड की रिक्वायर्ड पोजीशन को डिफाइन करते हैं, फीड क्या रहेगी इसको डिफाइन करते हैं, कटिंग स्पीड क्या रहेगी इसको डिफाइन करते हैं, डेप्थ ऑफ कट क्या रहेगा इसको डिफाइन करते हैं। मतलब कि जितने भी पैरामीटर है वो ये जो कोड है उसके थ्रू हम यहाँ पर निर्धारण करते हैं। इन एडिशन कोड्स आर यूज टू कंट्रोल अदर फंक्शंस। इसके अलावा भी जो है और भी फंक्शंस कंट्रोल करता है ये कोड मशीन के, जैसे कि कूलेंट को ऑन ऑफ करना, टूल चेंज करना, क्लियर। और न्यूमेरिकल डाटा जो होते हैं आपके पास, नंबर, लेटर और सिंबल, इसके साथ साथ जो हम प्रोग्राम तैयार करते हैं उसको बोलते हैं हम पार्ट प्रोग्राम। ओके, और हम पार्ट प्रोग्राम के अंदर क्या करते हैं? अलग अलग हम जो इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं, और अलग अलग इंस्ट्रक्शन का समूह क्या कहलाता है? पूरा पार्ट प्रोग्राम कहलाता है। तो प्रोग्राम लिखने के लिए जो हमें डाटा मिलता है वो डाटा कहाँ से मिलेगा? द डाटा फॉर प्रिपेयरिंग कोडेड इंस्ट्रक्शन, जिसको हम पार्ट प्रोग्राम कहते हैं। कोडेड इंस्ट्रक्शन मतलब कि पार्ट प्रोग्राम। तो हमें डाटा कहाँ से मिलता है? डाटा हम लेते हैं कंपोनेंट की ड्राइंग से लेते हैं डाटा। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि कंपोनेंट की ड्राइंग से हम डाटा लेंगे, और डाटा के साथ साथ हम क्या करेंगे? प्रोग्राम को लिख देंगे। और प्रोग्राम कैसे लिखते हैं? प्रोग्राम के अंदर नंबर, अल्फ़ाबेट और कुछ सिंबल के साथ साथ हम यहाँ पर प्रोग्राम लिखते हैं। उसको हम नेक्स्ट जो भी लेक्चर है उसमें हम यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे कि हम देखा अल्फा न्यूमेरिक कोड, तो देखिए ये आपके पास अल्फा न्यूमेरिक कोड है। जैसे कहीं आपने प्रोग्राम में लिखा है G00, इसका मतलब क्या है? कि टूल को रैपिडली मूव करना है, यानी कि स्पीड से टूल को मूव करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। अगर आपने लिखा है G01, मतलब क्या है? कि अब आपका टूल क्या करेगा? लीनियरली मूव करेगा, एक सीधी रेखा में मूव करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। M03 का मतलब क्या है? स्पिंडल को ऑन करना। M05 का मतलब क्या है? स्पिंडल ऑफ हो जाएगा। M09 का मतलब क्या है? कूलेंट ऑफ हो जाएगा। तो ये कुछ अल्फा न्यूमेरिक कोड के एग्जांपल हैं जो एनसी सिस्टम के अंदर उपयोग में लाया जाता है।
ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा किस प्रकार से इंडस्ट्री का एवोल्यूशन हुआ, ऑटोमेशन क्या होता है और किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम में कैसे हम ऑटोमेशन अचीव करते हैं, और एनसी मशीन का कॉन्सेप्ट क्या है और एनसी मशीन की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्यों जो है एनसी मशीन का उपयोग यहाँ पर किया जाता है, और पार्ट प्रोग्राम क्या होता है और यहाँ पर जो है कोड क्या होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कोड जिसकी सहायता से मशीन को कंट्रोल किया जाता है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।